हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम LVDT ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे। LVDT ट्रांसड्यूसर मीन्स लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ये आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सा नाम लग रहा है, लेकिन वर्किंग बहुत ही सिंपल है। बेसिकली अब तक हमने बहुत सारे रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स पढ़े, जिसमें हमने सर्किट में जो भी इंक्लूडेड रेजिस्टेंस था उसको चेंज किया था विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंट इनकमिंग सिग्नल्स, चाहे वो टेम्परेचर था, चाहे वो स्ट्रेन था, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट था। तो उनको हमने क्लासिफाई किया रजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स में। तो नेक्स्ट जो आपकी सीरीज शुरू होती है, जिसको हमें डिस्कस करना है, वो है इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। इसमें क्या है कि हम कॉइल का जो इंडक्टेंस है बेसिकली उसको चेंज करते हैं, और उस इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर का जो एप्लीकेशन है उसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंटली और कमर्शियल पर्पस से काम में लिया जाने वाला एक टाइप है, वो है LVDT। तो हम LVDT जो है उसको पढ़ेंगे, शुरू करते हुए कि किस तरह से हम किसी कॉइल का इंडक्टेंस चेंज कर सकते हैं। ये आपकी कॉइल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आपकी एयर कोर कॉइल है तो जो फ्लक्स को पाथ मिल रहा है वो एयर के थ्रू होके जा रही है। उसी की बजाय अगर आप इसको एक सॉफ्ट आयरन का अगर आप मटेरियल इसमें इंसर्ट करते हैं तो फ्लक्स को जो पाथ मिल रहा है वो फ्लक्स आपके सॉफ्ट आयरन के थ्रू होके जाता है, और सॉफ्ट आयरन जो है वो लो रिलेक्टेंस पाथ, जैसे हमने ये पढ़ा ना कि जो करंट है वो लो रेजिस्टेंस पाथ ढूंढती है। हमेशा करंट का फ्लो उस डायरेक्शन में अधिक रहेगा जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस कम मिले। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका फ्लो डायरेक्ट हो जाता है, या उसका फ्लो जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा जहाँ पे उसको लो रिलेक्टेंस मिल रहा है। तो सॉफ्ट आयरन का जो मटेरियल है, सॉफ्ट आयरन जो है वो लो रिलेक्टेंस पाथ फ्लक्स को, मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोवाइड करता है, और उस कंडीशन में आपकी जो कॉइल में से पास होने वाला फ्लक्स है वो बढ़ जाता है, और आप इसे बोलेंगे कि आपकी कॉइल का जो है वो इंडक्टेंस भी बढ़ गया है। यही वर्किंग प्रिंसिपल हमने काम में लिया था जब हमने मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट है उसको पढ़ा था, कि आपका जो सॉफ्ट आयरन है वो लो रिलेक्टेंस पाथ दे रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो फ्लक्स है मैक्सिमम उसमें से पास हो रहा है, और आप उसको कैलिब्रेशन करके करंट रीड कर रहे थे। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख के हमने इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर में एक स्पेसिफिक ट्रांसड्यूसर पढ़ना यहाँ पे आज शुरू किया है, दैट इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, यहाँ पे अभी हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम आते हैं कि इन टर्म्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगर प्राइमरी आप बेसिक जो इसका यूनिट रहेगा वो एक ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन रहेगा, और यहाँ पे अगर हम इसको और डिटेल में समझें, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये मान लीजिए सेकेंडरी वाइंडिंग थी, सिंपल अगर हम कॉन्सेप्ट में। अब अगर आप इनके बीच में एक सॉफ्ट आयरन की जो कोर है उसको अगर आप डिस्प्लेस करेंगे तो प्राइमरी से सेकेंडरी में फ्लक्स लिंकेज जो है वो चेंज होगा, और यहाँ पे डेवलप होने वाला जो सेकेंडरी आपका वोल्टेज है वो भी चेंज होगा। आप इस डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पोटेंशियल को मेजर करके ये पता लगा सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट रहा होगा। अगर ये आर्म एकदम आउटर में है तो आप बोलेंगे कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एयर से पास हो रहा है, उसे ज़्यादा रिलेक्टेंस मिल रहा है, फ्लक्स लिंकेज कम है प्राइमरी और सेकेंडरी में, और कुछ उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिल रहा है। जैसे ही आयरन कोर इन दोनों के बीच में इंसर्ट होगी, फ्लक्स लिंकेज बढ़ जाएगा, क्योंकि आयरन लो रिलेक्टेंस पाथ देके फ्लक्स फ्लो को बढ़ा रहा है। तो ये अगर आपका फ्लक्स लिंकेज बढ़ गया है तो यहाँ पे आपको V1 जो है वो थोड़ा बढ़ के मिलेगा। इसका और डिस्प्लेसमेंट का कैलिब्रेशन करके आप इसे मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका सिंगल वाइंडिंग आपने ली, प्राइमरी और सेकेंडरी में जो पोटेंशियल है वो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आपने चेंज किया। यहाँ पे इसको और रेंज बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपका जो फाइनल आउटपुट वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसका रेंज बढ़ाने के लिए, एज वेल एज जो एक्सटर्नल एरर्स हैं उनको नलिफाई करने के लिए हम डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बनाते हैं, जिसमें सेकेंडरी को दो सब सेक्शन में बांट देते हैं, और फाइनल आउटपुट जो है वो आपका फर्स्ट और सेकेंड
सेकेंडरी का डिफरेंस होता है। तो जो भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होगा वो दोनों सेकेंडरी जो वाइंडिंग्स हैं उनके डिफरेंस में दोनों को एक साथ इफेक्ट करेगा और डिफरेंस में वो जो है वो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो है वो आपको कैंसिल होके मिलेगा, एज वेल एज इंक्रीज होके भी आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा। अभी हम इसकी जो वर्किंग प्रिंसिपल है उससे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल, आपने अगर सॉफ्ट आयरन की रोड को मूव किया है, सॉफ्ट आयरन के कोर को मूव किया है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, आउटपुट वोल्टेज इज चेंज। उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं और एक बेसिक आपका ट्रांसफार्मर आप जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे और सेकेंडरी जो है प्राइमरी आपकी वाइंडिंग रहेगी और सेकेंडरी को आप दो सब सेक्शन में डिवाइड कर देंगे और ये दोनों सेकेंडरीज जो है वो इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स की और इक्वल स्पेस पे प्राइमरी के आइदर साइड पे आप उसको वाइंड करेंगे। प्राइमरी के दोनों तरफ बिल्कुल नंबर ऑफ टर्न्स सेम होंगे और नंबर ऑफ टर्न्स के साथ साथ उनकी डिस्टेंस जो है वो भी सेम करके एक आप यूनिफॉर्म सेटअप बनाते हैं। तो पहले आप प्राइमरी वाइंडिंग, फिर उसके दोनों तरफ बिल्कुल सिमिलर सेकेंडरी वाइंडिंग्स S1 और S2 और इनके बीच में आप एक सॉफ्ट आयरन का कोर आप यहाँ पे प्लेस करते हैं और इस कोर को आप एक आर्म से अटैच कर देते हैं। बेसिकली जो आप डिस्प्लेसमेंट अप्लाई करते हैं या एक्सटर्नल किसी भी मैकेनिकल क्वांटिटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट इस आर्म को मूव करता है और इस आर्म के मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी में फ्लक्स लिंकेज जो है वो चेंज होता है और आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया है उसका बेसिक कंस्ट्रक्शन या बेसिक डायग्राम कि आप किस तरह से LVDT को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अगर हम इसका टेक्निकल राइटअप के लिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करें तो LVDT, ठीक है, हमें डेफिनेशन भी तो लिखनी होगी अगर हमें सब्जेक्टिव आंसर लिखना है LVDT को एक्सप्लेन करते हुए। तो LVDT इज एन इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर which works on the principle of generation of differential voltage. Be careful, generation of differential voltage in secondaries due to the change in reluctance offered to flux path. Flux पाथ में ऑफर होने वाला जो रिलेक्टेंस है वो चेंज होता है अगर ये कोर मूव करती है तो, और उस रीजन की वजह से सेकेंडरीज में आपका पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे आप मेजर करते हैं और पता लगाते हैं कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ठीक है, इसके अगर सब पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे तो देयर विल बी अ प्राइमरी वाइंडिंग P, secondary windings S1 and S2. S1 and S2 has equal number of turns and identically placed on either side of प्राइमरी। जैसे कि हमने बताया था सेम कंस्ट्रक्शन होगा और सेम डिस्टेंस पे प्राइमरी के रेस्पेक्ट में आप इसको प्लेस करेंगे। देन देयर शुड बी अ कोर, इट इज मेड विथ निकल आयरन अलॉय। निकल आयरन अलॉय का कोर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये आपको हाई सेंसिटिविटी प्रोवाइड करे, इसमें लो हिस्टेरेसिस लॉसेस हो। इस तरह से आप अपना पूरा इसका कंस्ट्रक्शनल सेटअप करते हैं। अगर आप इस कंस्ट्रक्शनल सेटअप को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये आपने एक AC सोर्स लगाया। ठीक, इस प्राइमरी वाइंडिंग के सामने आपने सेकेंडरी वाइंडिंग S1 और S2 को कनेक्ट किया है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि देखिए कि जो सेकेंडरी है वो कैसे कनेक्ट हुई है। यहाँ पे ये ES1, इसके अक्रॉस डेवलप होने वाला जो पोटेंशियल है वो ES1, इसके अक्रॉस डेवलप होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस ES2। आप जो फाइनल वोल्टेज ले रहे हैं इस तरह से लेने से प्लस माइनस आप अगर लेंगे तो आपको E0 जो मिल रहा है, इस तरह से जब कनेक्शन करेंगे, ये और ये कनेक्टेड नहीं है, इसका लास्ट, ठीक है ना, और इसके लास्ट को कनेक्ट करके आप इस तरह से पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो E0 विल बी, इस तरह के कनेक्शन में E0 विल बी ES1 माइनस ES2। दोनों सेकेंडरीज के डिफरेंस का जो आपको आउटकम है वो फाइनल आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये प्राइमरी थी, दोनों सेकेंडरी, सेम नंबर ऑफ टर्न्स, सेम प्लेस, इनके बीच में एक सॉफ्ट आयरन की
कोर, और ये कोर जुड़ी हुई है आर्म से, और आर्म पे आप डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे। अब क्योंकि अगर आप E0 जो है वो ES1 और ES2 के डिफरेंस में है, तो आप यहाँ पे जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये कैसे होता है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इनिशियली आप अपने LVDT को नल पोजीशन में और जीरो आउटपुट के लिए इसको बैलेंस करते हैं। ये जो कोर है वो सिमेट्रिकली S1 और S2 के बीच में प्लेस की जाती है, इस तरह से प्लेस किया जाएगा, और ये दोनों बराबर टर्न्स के थे, तो प्राइमरी से सेकेंडरी में जो कपलिंग है वो सेम रहेगी, और ES1 और ES2 दोनों सेम वोल्टेज ड्रॉप होंगे। आउटपुट वोल्टेज जो था पहले, अगर आप नल कंडीशन की बात करते हैं, नल कंडीशन, ठीक, हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम इसका जो वर्किंग प्रोसीजर है, जो मेथोडोलॉजी है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। नल कंडीशन में ES1 इक्वल्स टू ES2, आपने कोर को दोनों सेकेंडरीज के रेस्पेक्ट में बैलेंस पे आपने उसको प्लेस किया है, और दोनों पे इक्वल वोल्टेज जो है वो जनरेट हो रहा है। E0 इक्वल्स टू ES1 माइनस ES2 एंड इट विल बी 0, ठीक है। नल पोजीशन पे आपको एक जीरो पोटेंशियल मिल रहा है। अब अपनी नल पोजीशन से अगर आप अपने कोर को लेफ्ट और राइट दोनों ही डायरेक्शन में यहाँ पे मूवमेंट पॉसिबल है। पहले केस में हम ऐसा मानते हैं कि आपने अपने कोर को लेफ्ट में मूव किया, ठीक, आपने जब लेफ्ट में मूव किया तो ये जो कोर है उसका जो ज्यादा पोर्शन ES1 के साथ आ गया है, और ES2 और प्राइमरी के बीच में जो कोर, जो सॉफ्ट आयरन मटेरियल था, वो कम हो गया है। तो फ्लक्स लिंकेज जो है वो प्राइमरी में बढ़ गया है विद रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी। ES1 बढ़ गया है ES2 के रेस्पेक्ट में, है ना। ES1 जो था वो हो गया ES1 प्लस डेल्टा E, ठीक है। फ्लक्स लिंकेज जो था, क्योंकि आपने अपने जो कोर थी उसको लेफ्ट में मूव किया, और यहाँ पे जो कोर का मटेरियल है वो ज्यादा प्राइमरी और इस सेकेंडरी के बीच में है। यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज इस सेकेंडरी S2 के कंपैरिजन में S1 में फ्लक्स लिंकेज बढ़ गया, इस पे वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। ES1 ये हो जाएगा और ES2 हो जाएगा ES2 माइनस ऑफ डेल्टा E, है ना। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ गया है और उसमें उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप घट गया है। तो आपको जो E0 मिलेगा दैट विल बी 2 डेल्टा E। कितना चेंज हुआ, इसको डेल्टा L लेफ्ट में मूव करने से, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अपनी इस कोर को आर्म की मदद से राइट में मूव करते हैं, तो आपका ये जो सॉफ्ट आयरन का मटेरियल है वो इस सेकेंडरी से के कंपैरिजन में इस सेकेंडरी पे ज्यादा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फ्लक्स लिंकेज का जो पाथ मिलेगा वो ES2 को सेकेंडरी जो आपकी ये S2 सेकेंडरी थी, ये S2 सेकेंडरी और ये S1 सेकेंडरी, है ना। तो S2 सेकेंडरी में आपका जो फ्लक्स लिंकेज है वो बढ़ जाएगा, और उस केस में ये दोनों उल्टे हो जाएंगे। यहाँ पे ES2 विल बी ES2 प्लस डेल्टा E, और ES1 विल बी ES1 प्लस डेल्टा E, या आप इसे E0 माने जैसे भी। तो यहाँ पे अब जब आप इसको राइट में मूव कर रहे थे, लेफ्ट में आपका E0 आया था, तो राइट में अगर आपने मूव किया, राइट में अगर डिस्प्लेसमेंट आया, तो E0 विल बी माइनस ऑफ 2 डेल्टा। पोलैरिटी चेंज हो जाएगी आपकी, जैसे भी आप मेजरमेंट कर रहे हैं। तो लेफ्ट और राइट, लेफ्ट सेंटर पॉइंट से लेफ्ट में 15 mm तक या 15 सेंटीमीटर तक, और राइट में 15 सेंटीमीटर तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको इस रेंज तक पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। अगर इस रेंज में पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है तो आप ये बोलेंगे कि सेंटर पोजीशन से नल पोजीशन से हमने लेफ्ट में 2 mm डिस्प्लेसमेंट किया है, और अगर आपको अपोजिट पोलैरिटी का आउटपुट मिल रहा है तो आप कंक्लूजन निकालेंगे कि हमने सेंटर से राइट में इतना डिस्प्लेसमेंट किया है। तो आपका यहाँ पे अब ये जो आपका वर्किंग है वो एक्सप्लेन करता है कि डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर बनाने का
क्या एडवांटेज है? डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर बनाने से आपको जो आउटपुट है वो डबल हो गया है। दूसरा, अगर किसी भी वजह से आपका एक्सटर्नल कोई डिस्टरबेंस आता है तो वो ES1 और ES2 दोनों को इक्वली इफेक्ट करता है और वो इनके डिफरेंस में नलिफाई हो जाता है। तो डिफरेंस कैलकुलेट करने से आपको जो आउटपुट मिला है उसका रेंज बढ़ गया है, एज वेल एज एक्सटर्नल डिस्टरबेंस का जो इन्फ्लुएंस है वो भी कम हो गया है। इस कंक्लूजन से आप निकाल सकते हैं कि E0 इज प्रोपोर्शनल टू ट्वाइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डबल आपको रिफ्लेक्ट होगा आउटपुट वोल्टेज में। इसको हम अगर इसका इनपुट आउटपुट या डिस्प्लेसमेंट और आउटपुट वोल्टेज में अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो इस तरह से इसका प्रेजेंटेशन रहता है। आप जब इसको सेंटर पॉइंट पे या नल पोजीशन पे आप जब इसको कंसीडर कर रहे हैं तो हमारा ये रहता है आइडियल कंडीशन में इट शुड बी 0, लेकिन आइडियल कंडीशन में जो आपका पोटेंशियल ड्रॉप है वो 0 ना होके कुछ एक माइनस सा वैल्यू होल्ड करता है। 0 से स्टार्ट ना होके आउटपुट वोल्टेज एक लो वैल्यू से शुरू हो रहा है और इस वैल्यू को हम रेजिडुअल वोल्टेज बोलते हैं। ये जो रेजिडुअल वोल्टेज है उसका सोर्स होता है या तो आपने जो एसी सिग्नल लगाया है उसमें हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, क्योंकि हमने ये जो सेटअप किया है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इसको सेटअप किया था। मे बी देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स इन द सोर्स और देयर इज इनकम्प्लीट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल बैलेंस इन द सेटअप। तो इस वजह से आपका रेजिडुअल कुछ वोल्टेज हो सकता है। उस रेजिडुअल वोल्टेज के बाद जैसे ही आप इसको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेंगे आर्म को, राइट और लेफ्ट में आउटपुट वोल्टेज जो है वो आपका बढ़ता जाएगा। इस दोनों ही डायरेक्शन में पॉजिटिव अगर सॉरी इसको लेफ्ट और राइट दोनों ही डायरेक्शन में अगर आप डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे अगर आप एब्सोल्यूट अमाउंट को ही आउटपुट वोल्टेज को मेजर करें तो लेफ्ट और राइट दोनों में ही आपको आउटपुट मिलेगा। जहां तक जिस डिस्प्लेसमेंट तक आपको लीनियरली आउटपुट मिल रहा है उस रेंज को आप मार्क कर लेते हैं और वो उसकी डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट की रेंज हो जाती है, लीनियर रेंज हो जाती है। यहाँ तक के स्केल को आप सिलेक्ट कर लेंगे और A से B इस गैप के डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए आपका LVDT बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उसका वर्किंग मेथोडोलॉजी, उसका जो वर्क और उसका वर्किंग प्रिंसिपल एज वेल एज आप उसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल्स और उसकी जो भी टर्म्स है उनको हमने डिस्कस किया। तो एलवीडीटी को अगर हम समराइज करें इन द फॉर्म ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो एलवीडीटी का बेसिक एडवांटेज ये हो जाता है कि इट कैन मेजर लार्ज रेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1 to 250 mm। ये 250 mm इस रेंज तक का डिस्प्लेसमेंट आपको इजीली मेजर करके दे सकता है। कंस्ट्रक्शनल सेटअप आपने कैसा किया उसी के अकॉर्डिंग आप डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट की रेंज तय कर सकते हैं। इट इज अ वेरी हाई सेंसिटिविटी। ठीक है, इसके नंबर ऑफ टर्न्स है, कोर का मटेरियल है, इनकी कपलिंग है, सोर्स का जो आपने सिग्नल एम्पलीट्यूड, ये सब आप पहले से डिसाइड करके इसको हाई सेंसिटिविटी का इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं और इसके आउटपुट को आप बिना एम्पलीफिकेशन के नेक्स्ट मेजरमेंट के लिए आप प्रोवाइड कर सकते हैं और ये आपको 40 वोल्ट पर mm तक का वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ तक की सेंसिटिविटी ये रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन है, कोई फ्रिक्शन जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो आपका मूवेबल पार्ट है वो फ्रिक्शन फेस कर रहा है, वो भी इसमें नहीं है। इसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस बहुत लो है। इसके डिसएडवांटेजेस ये रह जाते हैं कि ये एक्सट्रीम मैग्नेटिक फील्ड, वाइब्रेशन और टेम्परेचर से इसका जो आपका सेटअप है, जो इसका नल आपने सेट किया है वो डिस्टर्ब हो सकता है और ये केवल एसी सिग्नल के लिए ही काम करता है। तो यहाँ पे ये इसकी समरी हो गई है एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। अगर एप्लीकेशंस आप एलवीडीटी की डिस्कस करेंगे तो ये एक तो डिस्प्लेसमेंट मेजर करके देता है, दूसरा ये अगर सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर की तरह काम करे तो ये आपको फोर्स, प्रेशर और ये सब जो आपके पैरामीटर्स थे उनको भी ये मेजर करके दे सकता है। तो यहाँ पे हमारा एलवीडीटी का डिस्कशन कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स की किस तरह से आप उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं
और उनके क्या सेलिंग फीचर्स है उसको डिस्कस करेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।